आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर नंबर 11 द फेस ऑन द वॉल दैट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स, यानी दीवार पर एक चेहरा जो आता है और फिर गायब हो जाता है। चैप्टर के राइटर हैं एडवर्ड वेरेल लुकस। इनके बारे में हम चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जानेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की कहानी में कुछ लोग एक डेबनी नाम के पर्सन के घर पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर घर पर बैठे हुए यानी डेबनी के घर पर बैठे हुए वो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स या भूत प्रेतों के बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें जिन्हें का साइंस के मुताबिक कोई वजूद ही नहीं है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पर डेबनी के घर पर बैठे हुए एक पर्सन कह रहा है कि हम वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें प्राकृतिक तरीके से भी समझाया नहीं जा सकता है। हम में से ज़्यादातर ने एक एक उदाहरण दिया और इन उदाहरणों का कोई ज़्यादा असर भी नहीं हुआ। हम सभी अजनबियों में एक कम उम्र का व्यक्ति था जिसका चेहरे पर आश्चर्य के यानी चिंता के भाव थे। वो हर स्पीकर को यानी हर बोलने वाले को बड़े ही ध्यान से देख रहा था पर खुद कुछ नहीं बोल रहा था। तभी डेबनी ने अपनी बातचीत में उसे शामिल होने की इच्छा जताई और उस व्यक्ति की तरफ मुड़कर डेबनी ने उसको कहा कि क्या उसके पास कोई एक्सपीरियंस या कोई स्टोरी है जिसको वो हमें बता सकता है या फिर हमें समझा सकता है। तो एक पल सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जो मेरी कहानी है वो दुनिया के कोई साधारण कहानी नहीं है, यानी साधारण कहानियों में से नहीं है। अगर मेरी कोई साधारण कहानी होती तो मैं ज़रूर बताता, पर मैं तो सच पर विश्वास करता हूँ। सच जिस पर मैं विश्वास करता हूँ ये कल्पना से परे ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मैं एक घटना आपको बताने वाला हूँ जो मेरे साथ ही घटी हुई है, मेरे खुद के साथ घटी हुई है। और अजीब बात तो ये है कि ये आज दोपहर को ही इस कहानी का मतलब मेरी जो घटना है उसका वो ख़त्म हुई है, यानी कंप्लीट आज ही आफ्टरनून हुई है। ये अजीब बात है। तभी सभी लोग कहते हैं कि हमने उससे इसकी घटना को सुनाने की इच्छा जताई। तो इतना होने के बाद वो पर्सन यानी कम उम्र का जो व्यक्ति था, लिटिल फेस था जिसका, जो अजनबी था, वो कहता है मतलब कहानी अपनी बताता है और उसके साथ जो घटना घटी थी वो बोलता है कि 1 या 2 साल पहले ग्रेट ओरमंड स्ट्रीट पर मैंने पुराने से घर में एक रूम लिया था। उस बेडरूम की जो दीवारें थी, पहले एक किराएदार जो वहाँ रहता था उसने उसकी दीवारों को पेंट किया हुआ था। टीनेंट मतलब होता है किराएदार, यानी पिछला जो किराएदार था उसने इन दीवारों का पेंट कराया हुआ था। बट लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी गीला था, कुछ जगहों पर निशानें बनी हुई थी दीवारों पर, और दीवारों पर बनी हुई निशानों में से एक निशान तो बिल्कुल चेहरे जैसी लगती थी। एक सुबह मैं उठा और मैंने सोचा कि ये चेहरा तो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ इस कमरे को साझा कर रहा है, मेरे साथ कोई रहता है। एक लॉड्जर का मतलब होता है कोई मेहमान। इन्हें लग रहा है कि कोई मेहमान मेरे साथ रहता है। जबकि जो दीवारों पर दूसरी निशानी थी वो और बड़ी होती जा रही थी और अपनी शेप्स को बदल रही थी, पर इस निशान पर कोई असर नहीं हो रहा था, ये नहीं बदल रही थी। वहाँ पर रहते हुए मैं इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी से ग्रस्त हुआ। इस पूरे लंबे दिनों में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, बस मैं पढ़ता और कुछ ना कुछ सोचता रहता था। तभी उस चेहरे ने जैसे मुझे जकड़ लिया था, यानी मेरा ध्यान उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ चुका था। मुझे वो और ज़्यादा रियल लगने लगा था, और वो ऐसा लगने लगा था जिसको मैं भूल भी नहीं सकता था। उसकी नाक, टेढ़ी मेढ़ी सी नाक, और उसका चेहरा, उसका सिर बिल्कुल रिमार्केबल था, मतलब बड़ा ही अलग तरीके का था। उसका चेहरा ऐसा था, एक ऐसे असाधारण व्यक्ति का चेहरा था जो हज़ारों में से किसी एक का हो सकता है। मैं वहाँ पर रहते हुए ठीक तो हो गया, फिर भी उस चेहरे ने जैसे मुझे अभी भी कंट्रोल कर रखा था। मैंने पाया कि मैं स्ट्रीट पर यानी गलियों पर जाता ऐसे चेहरे वाले किसी आदमी को ढूंढने के लिए। मुझे लगता था कि ये ऐसा इंसान कहीं ना कहीं ज़रूर एग्जिस्ट है, मतलब ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है। बस मुझे इतना पता था कि किसी तरीके से किस्मत ने मुझे और उस व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से जोड़ लिया है। यानी खाली समय में मैं क्या करता, मैं खाली समय में उन जगहों पर चला जाता जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी, लोग लार्ज नंबर में इकट्ठा हुआ करते थे, जैसे पॉलिटिकल मीटिंग्स में, फुटबॉल मैचेस में और रेलवे स्टेशन में। मेरी ढूंढने की ये जो आदत है इसने मुझे पागल बना दिया था। मैं भीड़ भाड़ी वाले इलाकों पर जाकर
भीड़ से भरे हुए लोगों की तरफ देखता जब तक कि वो मुझे पागल ना समझ ले। यहाँ तक कि जो पुलिस थी वो भी मुझे जानने लगी थी और मुझे कोई अपराधी समझने लगी थी। आखिरकार आखिरकार मुझे वो व्यक्ति मिल ही गया। टैक्सी में वो व्यक्ति जिसको मैं ढूंढ रहा था वो टैक्सी में जा रहा था। टैक्सी में ईस्ट की तरफ बड़ी तेज़ी से वो जा रहा था। तभी मैंने एक खाली टैक्सी आते हुए देखा। उस टैक्सी में बैठकर लीप मतलब छलांग लगाकर यानी बैठकर कि मैंने उस टैक्सी में बैठकर कहा टैक्सी वाले से कि उस सामने वाली टैक्सी का पीछा करो। ड्राइवर ने भी अपनी नज़रें उस टैक्सी पर बनाए रखी और मुझे वहाँ तक उसका पीछा करते हुए चेरिंग क्रॉस तक ले आया। मैं बड़ी तेज़ी से भागता हुआ प्लेटफॉर्म तक पहुंचा और मैंने पाया वो व्यक्ति जिसे मैं ढूंढ रहा था वो 2 लेडीज़ के साथ और एक छोटी सी बच्ची के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ है। ये सभी फ्रांस जा रहे थे। मैं वहाँ कुछ पल खड़ा रहा और सोचने लगा कि मैं इससे कुछ शब्द बोलूँगा, क्या कहूँगा, पर मेरा समय यहीं पर बीत गया, यहीं पर समय ख़राब हो चुका। तभी वो उस ट्रेन में चढ़ गया अपने कुछ दोस्तों के साथ। कुछ ग्रुप्स में इसके दोस्त आए थे, उन दोस्तों के साथ मैं वो व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ गया। मैंने जल्दीबाजी में फोल्कस्टोन जाने वाली मैंने टिकट खरीदी, ये उम्मीद करते हुए कि फोल्कस्टोन तक पहुंचते ही मैं बोट में चढ़ने से पहले उस तक पहुंच जाऊंगा और उसको पकड़ लूँगा। बट जैसे ही मैं फोल्कस्टोन पहुंचा वो पहले ही शिप पर मेरे आने से पहले ही अपने शिप पर अपने दोस्तों के साथ चढ़ चुका था और शिप में बने हुए एक प्राइवेट केबिन में यानी एक रूम में वो अंदर चला गया और मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। अगेन दोबारा से मैं हार चुका था, यानी मैं उसका पीछा करने वाला था, उसे पकड़ने वाला था, पर इस बार भी मैं हार गया। पर मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं उस तक पहुंच कर रहूँगा। मेरे पास बहुत ही कम पैसे बचे थे इस बोलोंग जाने के लिए। अब देखो बोलोंग कहाँ पे, ये कुछ जगहों के नाम ये बता रहे हैं जिस जिस जगह से ये जगह पर ये पीछा कर रहा है। तो यहाँ पर ये बोलोंग जाने वाले हैं, तो यहाँ पर जाने के लिए इनके पास कुछ ही पैसे बचे हुए थे व्यक्ति के पास। फिर भी इन्होंने कहा कि अब मुझे उन तक पहुँचने तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रोकने वाली है, मैं उस तक पहुँच कर जाऊँगा। तो इतने में वो उस कैबिन के दरवाजे पर अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो जाता है और करीबन हाफ एन आवर इंतज़ार करने के बाद, हाफ एन आवर यानी 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद दरवाज़ा खुलता है और वो व्यक्ति जिसको ये ढूंढ रहा था वो व्यक्ति अपनी कैबिन से बाहर आता है एक छोटी बच्ची के साथ। अब यही व्यक्ति जो इसे ढूंढ रहा था ये कहता है कि मेरा दिल बड़ा ही तेज तेज से धड़क रहा था उस व्यक्ति को देखने के बाद। अब इसमें कोई भी संदेह नहीं था इस चेहरे पर। ये चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, इसकी हर चेहरे की हर लाइन बिल्कुल उस व्यक्ति से मिलती थी जो मेरी घर की दीवारों पर बनी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मुड़ गया और अपर वाले यानी शिप में जो अपर वाला हिस्सा है उसकी तरफ चल दिया। और मैंने ये महसूस किया कि आज अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यानी मुझे उससे बात करनी है। अगर मैं अभी बात नहीं करता तो फिर शायद कभी नहीं बात कर पाऊँगा। तो फिर थोड़े हिचकिचाते हुए मैंने उससे बातें की और कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप अगर बुरा ना माने तो क्या मुझे अपना कार्ड दे सकते हैं, जिसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न है आपसे ये मांगने का, आपका कार्ड मांगने का। तब उस व्यक्ति ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, पर मेरी रिक्वेस्ट को उसने मान लिया। मेरे हाथ में कार्ड थमाते हुए वो जल्दी से अपनी लड़की को लेकर निकल गया। ये साफ था कि वो मुझे कोई पागल समझ रहा था, फिर भी मुझे खुश करने के लिए उसने ये कार्ड मुझे थमा दिया। उसका कार्ड बड़ी ही टाइटली मतलब बड़ी ही कस के अपने हाथों से पकड़ने के बाद मैं तेज़ी से शिप के एक अकेले कॉर्नर में गया और उसको पढ़ा। उस पर लिखा था मिस्टर ओरमोंड वोल विथ एन एड्रेस पीटर्सबर्ग USA। अब देखिए मिस्टर ओरमोंड वोल इस व्यक्ति का नाम है और जहाँ पर ये रहती हैं वो उसका नाम भी, उस जगह का नाम भी ओरमोंड ही है। तो यहाँ पर देखिए दो वो होती है कि क्या इत्तेफाक की बात है कि दोनों नाम सेम आ गए हैं। फिर लिखा हुआ था, आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल एट बोलोंग। यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, उसे कार्ड को पढ़ने के बाद इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैंने अपने आप को बोलोंग के एक हॉस्पिटल में पाया। वहाँ पर मैं काफ़ी बुरी हालत में गंभीर हालत में कई हफ्तों से उस हॉस्पिटल में पड़ा था। यानी यहाँ पर ये इस व्यक्ति को कार्ड पढ़ने के बाद, इन्होंने कार्ड पढ़ा मिस्टर ओरमोंड वोल और इसके बाद शायद बेहोश हो गए या क्या हो गया, इन्हें कुछ याद नहीं और इन्होंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। फिर वो थोड़ी देर शांत होता है, अपनी कहानी को बीच में रोकता है। फिर थोड़ा रोकने के बाद एक पल
के बाद फिर से अपनी कहानी को शुरू करता है और कहता है कि मैं वापस ग्रेट ओरमोंड स्ट्रीट पर गया उस अमेरिकन व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, पर लेकिन उस समय काफ़ी समय हो चुका था एंड सो टाइम वेंट ऑन दी अंटिल येस्ट मॉर्निंग। ठीक है, मैं मतलब अगली मॉर्निंग तक उसने वहाँ पर ढूंढा और फिर देर रात तक सोया। ठीक है, पता लगाने के बाद तो देर रात सोने के बाद जब वो सुबह के समय अपने रूम में जगा तो सूरज की बड़ी तेज़ रोशनी आ रही थी। तो रोशनी आ रही थी तब वो व्यक्ति कहता है कि मैंने देखा अपनी दीवारों पर, जिस दीवारों पर पहले मैं कभी चेहरा देखा करता था, उस दीवारों पर चेहरे देखते वक्त मैंने अपनी आंखों को भी रगड़ा और अपनी आंखों को साफ किया, पर लेकिन वो चेहरा जो दीवारों पर दिखता था वो बड़ा ही धुंधला दिखाई दे रहा था। पर लेकिन लास्ट नाइट तो मैंने देखा कि वो बड़ा ही साफ चमक रहा है, ऐसा चमक रहा था कि जैसे वो अभी बोलने ही वाला है, पर ये तो अब खुद में ही गोश्त बन चुका है, यानी अब ये गायब होने लगा है। बड़ा ही परेशान और दुखी होते हुए मैं बाहर आया और आज सुबह का वो न्यूज़पेपर पढ़ा जिस पर लिखा था, मैंने देखा कि उसकी हेडलाइन लिखी थी अमेरिकन मिलियनरी मोटर एक्सीडेंट। एक अमेरिकन मिलियनरी का, एक अमीर आदमी का मोटर एक्सीडेंट हो चुका है। उसमें लिखा हुआ था मिस्टर ओरमोंड वोल पीटर्सबर्ग मिलियनर एंड पार्टी मोटरिंग इन इटली, यानी इटली में सवारी करते हुए वैगन से टकराने के बाद उनकी कार पलट गई। मिस्टर वोल बड़ी ही बुरी कंडीशन में है। और इतना कहने के बाद, इतना पढ़ने के बाद मैं फिर से अपने कमरे में गया उस चेहरे को देखने के लिए जो मेरी कमरे की दीवारों पर बना हुआ था। जैसे कि मैंने देखा वो अचानक ही मेरे सामने से उस दीवार पे से गायब हो गया। बाद में मैंने पाया वो व्यक्ति यानी मिस्टर वोल अब नहीं रहे। वो उस चोट के कारण जो उनकी गंभीर हालत थी उसकी वजह से वो गुजर चुके थे। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पल था, एक इम्पोर्टेंट पल। अगेन ये व्यक्ति अपनी कहानी को सुनाते सुनाते रुक जाता है कुछ पल के लिए, फिर कहता है कि मोस्ट रिमार्केबल, मतलब जो व्यक्ति इसकी कहानी सुन रहे थे वो इसकी इस स्टोरी को सुनने के बाद कहते हैं मोस्ट रिमार्केबल एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है तुमने। तो स्ट्रेंजर कहता है हाँ यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी कहानी में 3 एक्स्ट्रा बातें हैं और 3 रिमार्केबल बातें हैं। एक्स्ट्रा मतलब बड़ी ही उल्लेखनीय, ऐसी बातें जो याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। और वो क्या है कि हो सकता है कि एक दीवार पर बना हुआ जो चेहरा है वो किसी मतलब लंदन में एक लंदन के घर पर दीवार पर बना हुआ जो चेहरा है किसी पैचिस का, मतलब किसी निशानों का, वो बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह मिलता है जो अमेरिका में रहता है। और साथ ही उसकी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करती है। पहला तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो another one that is gentleman name should bear any relation to the sport which is feature where being so curious reproduced by some अननोन एजेंसी। दूसरी बात यह है कि जो जेंटलमैन का नाम है उसका कोई रिलेशन हो सकता है इस स्पोर्ट से, या फिर हो सकता है कि किसी अननोन एजेंसी ने इसको पहले ही बनाया हुआ है, इस निशानों को। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर इस इतनी बात सुनने के बाद जितने भी लोग बैठे हुए थे उसकी बात से राजी हो जाती हैं और मान लेते हैं कि सुपर नेचुरल पावर्स जो होती हैं ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इतना होने के बाद वो व्यक्ति अपनी कहानी सुनने आने के बाद खड़ा हो जाता है, गुड नाइट कहकर दरवाजे की तरफ चलता है और अपने साथ वालों से कहता है, साथ वाले मतलब दरवाजे की तरफ चलता है। तभी उन सभी लोगों में से जो इसकी कहानी सुन रहे थे उनमें से एक व्यक्ति पूछता है खड़ा होकर कि थर्ड मोस्ट एक्साइटिंग बात क्या थी आपकी इस कहानी में, ये तो आपने बताई ही नहीं। तभी वो व्यक्ति कहता है कि थर्ड बात ये थी, अपना दरवाज़ा खोलते वक्त यानी बाहर जाते वक्त कहता है कि थर्ड बात इस कहानी की ये थी जो मैं आपको बताना भूल गया, कि वो थर्ड बात ये है कि जो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई है इसको मैंने अभी करीबन हाफ एन आवर यानी 1.5 घंटे पहले ही बनाया हुआ है, यानी मैंने इस कहानी को खुद ही बनाया हुआ है, ये कोई सच्ची कहानी नहीं थी। और ऐसा कहने के बाद वो गुड नाइट कर वहाँ से गायब हो जाता है, यानी भाग जाता है। यानी इस लोगों को जब से वो बेवकूफ़ बना रहा था, उसे बंद सबको सुना रहा था कि मेरे साथ कोई घटना घटी है, पर ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी, इनको बेवकूफ़ बना दिया उसने जो भी है। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको जल्द ही इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, और क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लिंक के ज़रिए क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज तक पहुँच पाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।